हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो रहेगी बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस मेजर सेमेस्टर 3 के पेपर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए लोकतंत्र का सिद्धांत एवं व्यवहार। ये एकदम बिल्कुल नया पेपर है, पहली बार आपका ये पेपर होने वाला है क्योंकि एनईपी के तहत ये बिल्कुल नया आपके सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है, तो इसका कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पेपर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो घुमा फिरा कर आपके पेपर में आने ही वाले हैं। तो आप सभी को अगर एक अच्छे स्कोर के साथ अपने पेपर में पास होना है तो आपको ये 10 क्वेश्चंस तैयार करने ही पड़ेंगे। अभी आपके पास समय है तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है वो 100% घुमा फिरा कर यहीं से आएगा। ठीक है, मुद्दा सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, केवल उसको वर्डिंग जो है बस थोड़ा सा वो घुमा फिरा कर आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी से। पेपर का नाम ही है डेमोक्रेसी, तो एक क्वेश्चन तो डेमोक्रेसी से आना ही आना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द ओरिजिन एंड इवेल्युएशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, जो डेमोक्रेसी जो टर्म है, जो आइडिया है, वो पहली बार कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? आप सबने अपनी बुक्स में और अपने टीचर के द्वारा पढ़ा होगा कि जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट था, जो आइडिया था, वो एंशियंट जो ग्रीक सोसाइटी थी, जो एथेंस थे, वहां से ओरिजिनेट हुए था। ठीक है, और सिंपली जो डेफिनेशन हम सब पढ़ते कि डेमोक्रेसी होता क्या है, तो डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसके द्वारा बोला गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो इस डेफिनेशन को, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन है, इसको सब जानते हैं, तो आपको ये अपने पेपर में अगर ऐड करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आपका जो आंसर है वो अट्रैक्टिव लगेगा। इसके अलावा जो हमारे अलग अलग एंशियंट थिंकर्स थे, ठीक है, जो ग्रीक फिलोसफर्स थे और जो हमारे एंशियंट थिंकर्स थे, आप उन सब की अलग अलग डेफिनेशन देने की भी अपने पेपर में कोशिश कीजिएगा। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप सबको पता ही होगा कि डेमोक्रेसी वर्ड है वो डेमोस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है आदमी, जनता, लोग। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सिंपली मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, जनता का शासन। ठीक है, जैसे मैकइवर नाम के एक थिंकर थे, उन्होंने क्या बोला था कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ वे ऑफ गवर्निंग। जो लोकतंत्र है वो शासन करने का तरीका नहीं है, वेदर बाय मेजोरिटी और अदरवाइज, चाहे बहुमत से या कैसे भी, बट प्राइमरली अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग हु शैल गवर्न एंड ब्रॉडली टू व्हाट एंड्स। तो जो उनके हिसाब से जो लोकतंत्र है वो एक तरीका है कि कौन शासन करेगा और मोटे तौर पर इसका अंत क्या होगा, एंड क्या होगा। तो ऐसा मैकइवर जो थे, वो एक थिंकर, ऐसा वो बोलते थे। इसके अलावा अगर हम एंशियंट हमारे थिंकर्स की बात करें, जैसे कि गांधी जी और नेहरू जी, वो क्या सोचते थे? गांधी जी के हिसाब से लोकतंत्र का अर्थ सभी विभिन्न वर्गों के लोगों के संपूर्ण भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को सभी के सामान्य हित की सेवा में जुटाने की विज्ञान की कला है। ठीक है, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। ठीक है, और जो नेहरू जी थे वो क्या बोलते थे कि अगर लोकतंत्र का यदि कोई अर्थ है तो उसका अर्थ है समानता। मतलब जो नेहरू जी थे वो डेमोक्रेसी को इक्वालिटी के साथ जोड़कर देखते थे। उनके हिसाब से ना केवल वोट रखने की समानता बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता। केवल वोट करना ही डेमोक्रेसी नहीं है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी भी उसके अंदर आती है। तो जितने भी थिंकर्स थे, महात्मा गांधी से लेके नेहरू, जो ग्रीक थिंकर्स, सबकी अलग अलग विचार है, सबकी अलग अलग अवधारणा है डेमोक्रेसी को लेके। ठीक है, तो आप कम से कम 4-5 थिंकर की जो डेफिनेशन है, इंडियन भी वेस्टर्न भी, उनको अपने पेपर में इंक्लूड करना। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र का जो प्राचीन और आधुनिक धारणाएं हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उनके बीच में आपको अंतर बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये पेपर एकदम इजी है। ठीक है, डेमोक्रेसी एकदम हमारे लिए बेसिक टर्म है, हम सब उसको जानते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्कुल सिंपल चीज है कि लोगों के द्वारा जो चुने जाएं। ठीक है, लोगों का शासन, ठीक है, जिसमें लोगों की राय पूछी जाए। तो लेकिन थोड़ा सा ये कंसेप्चुअलाइज्ड पेपर है। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को समझ लोगे तो आपका पेपर एकदम मतलब बिंदास हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपली आप पेपर को समझो। इसमें क्या पूछा है कि डेमोक्रेसी को कि आपको प्राचीन और आधुनिक, ठीक है, एंशियंट और मॉडर्न कंसेप्ट दोनों बताना है। ठीक है, तो अपना दिमाग लगा के सोचो, ये एकदम भूल जाओ कि आपको कुछ नहीं आता। अब सोचो कि डेमोक्रेसी मतलब अगर हम प्राचीन टाइम की बात करें तो पहले क्या होता था?
पहले क्या होते थे, राजा होते थे, ठीक है, मोनार्की होती थी, सबसे पहले तो अराजकता थी, उसके बाद ठीक है मोनार्की होने लग गई, उसके बाद जब डेमोक्रेसी भी आई तो पहले क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अब कैसा है, अब रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हर देश में अलग अलग तरह का डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी के भी बहुत सारे टाइप्स आप सबने पढ़े होंगे। तो अब क्या है, अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में, कि प्राचीन जो समय था उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, और अभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को उसके फीचर्स को अपने आंसर में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड मेंशन इट्स फीचर्स। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 100% आएगा ही आएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना है, संविधानवाद बना है। तो सबसे पहले हम संविधान को समझते हैं, ठीक है। जब तक हमें संविधान नहीं समझ में आएगा तो हमें संविधानवाद तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंट है। तो जो हमारे पश्चिमी विचारक थे, जो हमारे थिंकर्स थे, उनके अनुसार संविधान एक दस्तावेज है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें राष्ट्र का मूल और मौलिक कानून होता है, फंडामेंटल लॉ होता है, जो सरकार के संगठन और समाज के सिद्धांतों को स्थापित करता है। अर्थात ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर जो एक नेशन है, एक राष्ट्र है, वो राष्ट्र निर्माण एवं शासन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो संविधान है वो किसी देश में सरकार को आधार प्रदान करता है, राजनीतिक संगठन की रचना करता है तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है, फ्रीडम देता है। अब हम समझते हैं कि संविधानवाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो जो संविधानवाद है वो शासन की एक प्रणाली है जिसमें सरकार सीमित होती है ताकि व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता के साथ अधिकारों का सामंजस्य स्थापित किया जा सके, ठीक है, कोऑपरेशन बिठाया जा सके। अगर जो संविधान का अगर अभाव होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का अगर अभाव होगा, उसमें क्या होगा कि जो सरकार है वो नागरिकों के अधिकारों का सम्मान किए बिना एक मनमाने ढंग से अपनी शक्तियों का मनचाहा उपयोग करती है, ठीक है। तो आप सिंपली समझो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो एक आइडियोलॉजी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ आइडियोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द वे ऑफ लाइफ, वैल्यूज, बिलीव्स एंड आइडियाज ऑफ द पीपल ऑफ अ नेशन, ठीक है। संविधानवाद एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो किसी राष्ट्र के लोगों के जीवन के तरीके, वे ऑफ लाइफ, मूल्यों, विश्वासों और विचारों की व्याख्या करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक गोल है जो हम सबको अचीव करना है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इस गोल को अचीव करने का एक तरीका है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अचीव करेंगे। संविधान से संविधानवाद को हमें, एक गोल को हमें अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डेमोक्रेसी के टाइप से है या फॉर्म से है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटरी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? डू यू थिंक दैट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इज पॉसिबल इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? सहभागी और प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या अंतर है? क्या आपको लगता है कि समकालीन विश्व में सहभागी लोकतंत्र संभव है? ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, नाम से ही समझो पार्टिसिपेट, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगी जनता, लोग पार्टिसिपेट करेंगे डायरेक्टली। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधि। तो आप किसी लोग को आप चुनोगे, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, लोग अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। पूरा जैसे क्लास का एग्जाम्पल लो कि टीचर आती हैं तो वो एक मॉनिटर को चूज करती है पूरी क्लास में से, वो किसको, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वो एक मॉनिटर जो होगा। तो ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें सब लोग मिलके अपना एक प्रतिनिधि चूज करते हैं जो उनके हक के लिए उनकी बातों को सरकार मतलब सामने रखता है, ठीक है, जो जाएगा। तो नाम से ही आप समझने की कोशिश कीजिए। जो सहभागी लोकतंत्र है, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, वो एक ऐसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का ऐसा प्रकार है जिसमें जो नागरिक हैं
वो राज्य के कानूनों और मामलों में के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उनको निर्णय लेने का अवसर मिलता है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, एंशियंट टाइम में क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो सहभागी लोकतंत्र है उसका प्रत्यक्ष लोकतंत्र से बहुत गहरा संबंध है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्या वो दोनों सेम है या दोनों में थोड़ा सा फर्क है? तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, वो एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें नागरिक प्रतिनिधित्व के बिना, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के बिना प्रत्येक कानून और राज्य के मामलों में सीधे मतदान करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं। और दूसरी तरफ जो सहभागी लोकतंत्र है, नागरिक जो है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तुलना में, मतलब दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो सहभागी जो लोकतंत्र है उसमें जो नागरिक है उसको अधिक व्यापक रूप से भाग लेने का मौका मिलता है और इसमें निर्वाचित अधिकारी शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, उसमें कोई भी निर्वाचित अधिकारी नहीं होता है और सभी नागरिक शासन के हर पहलू पर अपने आप स्वयं निर्णय लेते हैं। ठीक है, नागरिकों द्वारा लिए गए निर्णय ही बाद में कानून बन जाते हैं, वो ही लॉ बन जाते हैं। तो जो सहभागी लोकतंत्र है वो बहुत ही समतावादी है, क्योंकि यह नागरिकों को, सिटीजन्स को समानता को बढ़ावा देते हुए मतदान और सार्वजनिक चर्चा के माध्यम से स्वशासन का एक तरीका प्रदान करता है। यह राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का आह्वान करता है, डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, और इसका उद्देश्य नागरिकों को निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका देना है। ठीक है, जो सहभागी लोकतंत्र है, जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, उसमें नागरिक भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र के तंत्र के रूप में देखने में मदद कर सकता है। सहभागी लोकतंत्र के तत्वों का उपयोग लोकतंत्र के अन्य रूपों के साथ संयोजन में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को। ठीक है, पार्टिसिपेटरी में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने लिए बोल रहे हैं। अब दूसरी तरफ है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व, जहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, अब हम उसको समझते हैं। तो जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, वो एक लोकतांत्रिक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें लोग चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जैसा कि इंडिया में होता है। हम वोट के जरिए, जो हम सब सिटीजन्स हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करते हैं, उनको चुनते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेने में भाग लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो जो सहभागी हमने ऊपर पढ़ा था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, उसमें क्या था, प्रत्यक्ष। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, इंडिया की, तो यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हमने निर्णय लिया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इस प्रकार जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसी के रूप में हम प्रतिनिधि लोकतंत्र को भी जानते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमें यहाँ पर मिलते हैं और वो जनता के लिए निर्णय लेते हैं। हमने अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर दिया, अब वो हमारे लिए फिर बाद में निर्णय लेगा। ठीक है, जो भारत है वो एक प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कार्य करता है और दुनिया के लगभग जो 60% जो देश हैं वो प्रतिनिधि लोकतंत्र, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में ही कार्य करते हैं, जैसे कि फ्रांस, यूके, अमेरिका और अपना इंडिया। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। तो सिंपली आपको याद रखना है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं सिटीजन, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब इंडिया, हमारे यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो सिंपली आपको बस ये याद रखना है और इसी को अपने पेपर में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, आपके पेपर में 3 तरह की डेमोक्रेसी है, 2 को हमने समझ लिया है, अब तीसरा है डेलिबरेटिव, विचारशील लोकतंत्र की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। नाम से ही समझो, डेलिबरेटिव, डेलिबरेटिव मतलब जो बातचीत के जरिए होता है। ठीक है, विचारशील, तो इसको हम विचार विमर्श लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। ये लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो लोगों को निर्णय लेने के केंद्र में रखता है। सेंटर बात क्या है यहाँ पे, डेलिबरेट का मतलब ही होता है विचार विमर्श करना। ठीक है, और लोगों का खुद से डेलिबरेटली निर्णय लेना। ठीक है, और उन्हें उन निर्णयों में भाग लेने के लिए अधिक सीधा मार्ग प्रदान करना, डायरेक्टली उनको रास्ता दिखाना, जो उन्हें और उनके समुदाय और व्यापक समाज को प्रभावित करते हैं।
विचार विमर्श लोकतंत्र उन सिद्धांतों पर आधारित है जिन्हें बनाने में सभी का समान योगदान हो, विभिन्न विचारों और विचारों के प्रति खुलापन हो, ज्ञान का आदान प्रदान हो और निष्पक्ष जानकारी साझा करना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि सामूहिक विचार विमर्श हो। ठीक है, सामूहिक मिलकर सबको निर्णय लेना है। यहाँ पर क्या किसकी बात है? यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं है, कलेक्टिवली डिसीजन लेना है। पूरी जो सब मिलजुल कर जो विचार विमर्श करें और संवाद निर्णय लेने का इसमें आधार बनता है, अकेले मतदान का नहीं। ठीक है, विचार विमर्श लोकतंत्र पहल का जोर यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया भागीदारी पूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाली हो और परिणाम स्वहित से प्रेरित नहीं है। स्वयं के बारे में नहीं सोचना है, इंडिविजुअल से नहीं निर्णय लेना है, सबके बारे में कलेक्टिवली आपको जो है वो एक डिसीजन लेना है। डेलिबरेटली सबको ध्यान में रख के आपको चूज करना है। विचार विमर्श लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र से अलग है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से कैसे अलग है? क्योंकि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रोक्सी के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधित्वों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब इसको रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है। जैसे हम चुनते हैं ना, अभी हमने बताया था, तो विचार विमर्श के लिए हमें किसी भी प्रोक्सी की जरूरत नहीं है, किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने आप विचार विमर्श करना है। नागरिक अपने स्वयं के विचारों का प्रतिनिधित्व खुद कर सकते हैं और उनके किए गए निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं। उनको किसी दूसरे प्रतिनिधि की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से अलग है। ठीक है, दूसरा जो है कि जो विचारशील लोकतंत्र है उसका तर्क है कि राजनीतिक निर्णय नागरिकों के बीच निष्पक्ष और उचित विचार विमर्श पर आधारित होना चाहिए। जनता की भलाई के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए प्रक्रिया की गुणवत्ता पर जोर देते हुए जॉन रोल्स ने एक विचारशील लोकतंत्र के लिए तर्क दिया है। मतलब जो जॉन रोल्स थे वो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, इसके बारे में बोलते थे। रोल्स का मानना था कि न्यायपूर्ण राजनीतिक समाज की प्राप्ति के लिए तर्क स्वार्थ पर विजय पा सकता है। और जो दूसरा जो थिंकर थे हैबरमास, आप सबने सुना होगा, HABERMASS, उनका मानना था कि निष्पक्ष प्रक्रियाओं और स्पष्ट संचार से वैध और पारस्परिक सहमति वाले निर्णय लिए जा सकेंगे। तो इसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सब मिलकर पूरा विचार विमर्श कर कलेक्टिवली सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिसीजन लेंगे। इसी को डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, विचार विमर्श लोकतंत्र बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिविल सोसाइटी एंड मीडिया। नागरिक समाज एवं मीडिया के मध्य संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी क्या होता है, नागरिक समाज क्या होता है। ठीक है, तो जो एक सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी मीन्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन अ सोसाइटी आउटसाइड ऑफ फैमिली एंड गवर्नमेंट। नागरिक समाज का अर्थ परिवार और सरकार से बाहर के समाज में संस्थाएं और संगठन है। ठीक है, बहुत सारी आप सुनते हो ना, NGOs, संस्थाएं, संगठन, ये सब सिविल सोसाइटी ही है, सिविल सोसाइटी का ही हिस्सा है। नागरिक समाज में धार्मिक समूह, दान, ट्रेड यूनियन, गैर लाभकारी संगठन मतलब NGO, व्यवसायिक समूह, स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप आप सब सुनते होंगे, और जो वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं, स्वैच्छिक समूह, वो सब जो हैं वो सिविल सोसाइटी का ही एक एग्जाम्पल है, सिविल सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जो नागरिक समाज है उन समुदाय और समूहों को संदर्भित करता है जो समाज में कुछ लोगों या कुछ जो अलग मुद्दे हैं उनका समर्थन और वकालत प्रदान करने के लिए सरकार के बाहर कार्य करते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लो कि ये सरकार के बाहर कार्य करते हैं, इंटरनली इन्वॉल्व नहीं है। सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स दैट फंक्शन आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सर्टेन पीपल और सर्टेन इश्यूज इन द सोसाइटी। ठीक है, जो आप बहुत सारे NGO सुनते हो, NGO क्या है? ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO की फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड ऑन कम्युनिटी, national and international levels to serve a social or political goal such as humanitarian causes or the environment। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे NGO हैं, कोई महिलाओं के लिए काम करता है, कोई पेड़ों के लिए काम करता है। तो जो ये गैर लाभकारी जो समूह है, हिंदी में NGO को गैर लाभकारी समूह बोलते हैं, उनका कुछ ना कुछ सबका अलग अलग कारण होता है, कोई अलग अलग उनका लक्ष्य होता है।
तो जो एनजीओ है वो मानवीय कारणों या पर्यावरण कारण जैसे सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होता है। हर एनजीओ का अपना अलग अलग गोल होता है, अलग अलग एक्सट्रीम आप बोल सकते हो। कोई इन्वायरमेंट को लेके काम करता है, कोई वुमेन्स को लेके काम करता है, कोई बच्चों को लेके काम करता है, कोई बूढ़ों को लेके काम करता है। तो एनजीओ अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ आपको एक मानवीय काम अपना करने की कोशिश करता है। बाहर से भी पैसा उठाते हैं, लेकिन सरकार को बात बोलते हैं कि ये काम आप कर दो, इस क्षेत्र में जरूरत है, इसमें आप काम कर दो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये सरकार को क्या है, इफेक्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जो ये सिविल सोसाइटी है, ठीक है, एनजीओ है, प्रेशर ग्रुप्स है, पीयर ग्रुप्स है, इनका आपको रिलेशन बताना है मीडिया के थ्रू, कि मीडिया कैसे इनको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ना नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल क्या होता है, यही आपको बताना है, और इसके जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो आपको अपने आंसर में एक्सप्लेन करने हैं। तो हम सभी को पता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दो तरह की होती हैं, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, और तीसरा रीजनल लेवल, मतलब जो नीचे का जो स्थान होता है, रीजनल, हिंदी में शायद स्थानीय बोलते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो व्यक्तियों का एक ऐसा संगठित समूह है जो शासन पर समान विचार रखता है और अपने एजेंडे और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक राजनीतिक इकाई के रूप में मिलकर काम करता है। जैसे आप एग्जाम्पल लो, आम आदमी पार्टी अभी भी 2014 में बनी थी। तो आम आदमी पार्टी मतलब एक ऐसे लोगों का समूह जो चाहते हैं कि उनका सेम विचार है, सेम तरीके से वो काम करना चाहते हैं, सेम उनका मतलब जो थिंकिंग है कि वो देश में ऐसा करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने बोला था कि हम एक ईमानदार सरकार है, हम ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे। तो ऐसे ही सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, सबका कुछ ना कुछ अपना गोल होता है, वो मिलकर सब लोग इकट्ठे होकर फिर अपनी एक पार्टी को बनाते हैं। तो अलग अलग देश में कहीं पर वन पार्टी सिस्टम है, कहीं पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। नेशनल है, स्टेट है, रीजनल है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपने पेपर में एक्सप्लेन करना है कि आप क्या समझते हो पॉलिटिकल पार्टी से। तो आपको डेफिनेशन भी उसमें बताना होगा कि राजनीतिक दल का मतलब क्या है, कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो एक राजनीतिक दल के सदस्यों के समान राजनीतिक विचार साझा करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर एक ही पार्टी में तो एक आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, मतलब उनकी आइडियोलॉजी, थिंकिंग जो है वो सेम है, विचार जो है वो सेम है, एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं, ठीक है। यही सब आपको अपने आंसर में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी है, ग्लोबलाइजेशन से। So, do you think that the concept of globalization has weakened the idea of a nation state? Explain. क्या आप मानते हैं कि वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमजोर किया है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो सिंपली अगर ग्लोबलाइजेशन को हम एकदम नॉर्मल शब्दों में समझे तो सब पूरा जो मार्केट है उसका एक हो जाना, ठीक है। जो बर्गर है, यहाँ पर आपका मैकडी है, डोमिनोज है, वो सब क्या है, वो यहाँ की दुकानें नहीं है, यहाँ की फ्रेंचाइजी नहीं है, वो बाहर की है, लेकिन यहाँ आके वो अपना सब कुछ सेल कर रहे हैं। इंडिया वाले वहां जाके सेल कर रहे हैं, ठीक है। रील्स अलग अलग जगह से बन रही हैं। तो ये सब क्या है, ये वैश्वीकरण है कि पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है, वो एक मार्केट बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि वैश्वीकरण का तात्पर्य है विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है, ठीक है। अंडरलाइन कर लो, एकीकरण, सब एक हो गया है। यह उत्पादों, विचारों, दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। इसके कारण विश्व में विभिन्न लोग, क्षेत्र एवं देशों के मध्य अंतः निर्भरता में वृद्धि होती है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है, ठीक है। उत्पादों का, विचारों का, सब चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, थॉट का एक्सचेंज, खाना बनाने का एक्सचेंज, कल्चर सबका अलग अलग है, लेकिन सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर आया, हमारे जो आजकल आप देखते हो कि रील्स में वो नाचते रहते हैं ना, अरे क्या बोलते हैं उनको, मुझे इस्कॉन टेम्पल, ठीक है। वो जो है वो भगवान की, जो कृष्ण भगवान हैं, उनकी जो भक्ति है उसमें इतना रम गए हैं जो हमारे वेस्टर्न जो पीपल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कल्चर से वो
क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, एक अच्छे वे में, एक पॉजिटिव वे में प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान, संस्कृति का आदान प्रदान, उत्पादों का आदान प्रदान, ठीक है, सभी चीजों का जो आदान प्रदान है, पूरा सब कुछ एक मार्केट की तरह हो गया है, ठीक है। यही ग्लोबलाइजेशन है, यही वैश्वीकरण है। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा हुआ कि भाई हम सबको बर्गर खाने को मिला, अच्छा हुआ कि पिज्जा मिला, अच्छा हुआ कि अलग अलग कपड़े मिले, अच्छा हुआ रील्स पे हम उनको भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन इसका कुछ नेगेटिव वो भी है कि नेशन स्टेट को इसने बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया है, ठीक है। एक जो टेरिटरी होती है, उसकी जो प्राइवेसी है, जो सिक्योरिटी है, उसको भी ग्लोबलाइजेशन ने बहुत इफेक्ट किया है। तो वो आपको अपने पेपर में एक्सप्लेन करना है कि आप क्या समझते हो, कितना इफेक्ट किया है या नहीं किया है। तो वो आपको अपना विचार, अपना व्यू इसमें लिखना है कि ग्लोबलाइजेशन से आपको क्या लगता है कि स्टेट को कितना खतरा है या कितना उसने उसको कमजोर किया है, ठीक है। सिंपल है, नॉर्मली वहां पर आंखें बंद करना, सोचना, वही सब लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट दैट डाइवर्सिटी इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी। विविधता, सबने सुना होगा ना, विविधता में एकता, तो वो वाला विविधता है ये डाइवर्सिटी। विविधता लोकतंत्र के लिए चुनौती है, इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइज्ड बहुत ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मैं, अगर आप चाहोगे तो मैं एक अलग से वीडियो इस पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बना दूंगी आपके लिए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन। विधायिका एवं विधान के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। आप सभी को पता है कि जो डेमोक्रेसी है उसके 3 पिलर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में विधायिका बोलते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। और एक लास्ट में होता है जुडिशरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जुडिशरी को कानून, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड अभी याद नहीं आ रहा है हिंदी में, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या काम करता है, यहाँ पर कानून बनते हैं। विधायिका मतलब जो पार्लियामेंट में जो कैबिनेट, हमारी जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो सब अपना अपना, सबका अपना अपना मिनिस्ट्री है, वो सब क्या कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं। यहाँ पर कानून का फॉर्मेशन हो रहा है, इन्होंने लॉ बना के दे दिए हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी कार्यपालिका है, वो उसको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। उसको कार्यपालिका वो कार्य करती है, उस जो लॉ बनाया है विधायिका ने उसको एग्जीक्यूट करती है। और जुडिशरी आप सबको पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सब चेक करते क्या गलत है क्या सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब कुछ चेक करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको लेजिस्लेचर को ही एक्सप्लेन करना है कि विधायिका क्या है, जो कि विधि का मतलब ही होता है लॉ, कानून। विधि का जिसका भी नाम होता है ना, विधि, विधि का मतलब ही होता है कानून। तो जो कानून बनाता है वो ही लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। तो अब कानून बनता कहाँ है, पार्लियामेंट का ही तो हिस्सा हुआ ना। पार्लियामेंट ही क्या है, लेजिस्लेचर, वहीं पे तो कानून बन रहा है ना, पार्लियामेंट में ही सब कुछ। लेजिस्लेशन क्या है, विधान, कानून, ठीक है। तो इसी के बीच में आपको अंतर बताना है, तो इन दोनों को आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो सिंपली ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो आप एक डेमोक्रेसी का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अच्छे से पढ़ लेना, और जो तीनों टाइप्स है डेमोक्रेसी के, सबसे इजी रहेगा। डेमोक्रेसी आपस में सब मिलता जुलता है, तीनों डेमोक्रेसी के जो मॉडल्स हैं, पार्टिसिपेटरी मतलब सहभागी, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, और आपका डेलिबरेटिव मतलब विचारशील लोकतंत्र। इन तीनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यहीं से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों को ही आप अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधानवाद, और ये तीनों टाइप्स डेमोक्रेसी के, और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन और एक एक्स्ट्रा में कर लेना ग्लोबलाइजेशन। ये 6 क्वेश्चन कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और घबराना नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, पहली बार ही पेपर हो रहा है, वो केवल क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देगा। तो आपको घबराना नहीं है। आंसर जो है, बेस जो है वो बिल्कुल सेम होगा। तो आप ध्यान से बस अपने पेपर को 2 बार पढ़ना और बस आंसर लिख देना। बिल्कुल भी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आपको इन 10 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन को आप चाहते हो कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि मैम इस क्वेश्चन का हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन आप इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बना दीजिए। तो मैं आप कमेंट पे बता दो, मैं उस पर जल्दी से जल्दी आपके पेपर से पहले वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। और कृपया करके अपने पेपर को बहुत अच्छे से करना और अच्छे नंबरों से पास होना और मेरा नाम रोशन कर देना। थैंक यू।